दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि है गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने प्रीवियस ईयर सीरीज़ को बहुत प्यार दिया है और यही प्यार आपको बरकरार रखना है। आज से हम वापस से इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, इंग्लिश की मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट चालू कर दी है, जो कि मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। प्रिंट टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह मैम की बुक से मैं आपको ग्रामर्स और वोकेबलरीज पढ़ा रहा हूँ। साथ ही साथ हमने अभी करंट अफेयर्स की भी प्लेलिस्ट चालू कर दी है, जिसमें हम नवंबर मंथ का 2 पार्ट हमने देख लिया है और आने वाले 2 या 3 पार्ट में मैं उस प्लेलिस्ट को ख़त्म कर दूंगा, तो नवंबर मंथ का आपका करंट अफेयर्स पूरा एक साथ हो जाएगा। फाइनेंस की प्लेलिस्ट हमारी चल रही है, जिसमें हमने फाइनेंस के ऑलरेडी 2 यूनिट पूरे कंप्लीट कर लिए। 4th यूनिट का हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बाकी है और 3rd यूनिट का हमारे पास 3 से 4 टॉपिक बाकी है। उसके बाद हमारा फाइनेंस ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा फेज 2 का। ठीक है। आरबीआई ग्रेड बी की PYQs की मैंने मैथ्स की सीरीज़ ऑलरेडी 2023, 2022, 2020 के पेपर्स आपको करा चुके हैं। सेम रीजनिंग के 2022 और 2020 के पेपर करा दिए। तो इतना कुछ हमने अभी तक इस चैनल में कर चुका है। चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है दोस्तों। आप सभी का प्यार हमें बहुत रिक्वायर्ड है। आप लोग के प्यार और आप लोग के सपोर्ट के बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। और हमारा जो विज़न है, आप लोग को सरकारी नौकरी दिलाना, यही हमारा विज़न है। आप लोग का इसी साल आरबीआई ग्रेड भी क्लियर हो, यही हमारी इच्छा है। और दिल से हम दुआ करते हैं कि आप लोग का क्लियर हो पेपर, आप लोग को अपनी अपनी इच्छाएं अनुसार जॉब मिले। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज का इस लेक्चर को चालू करते हैं। जो तो पहला क्वेश्चन है, पहला जो है वो पैसेज है दोस्तों। तो इस पैसेज को पहले पढ़ते हैं। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ते हैं। पर इस पैसेज को पढ़ने के पहले मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा एक चीज़, जब भी कोई पैसेज का क्वेश्चन होता है उसके पहले आप एक बार क्वेश्चंस देख लो, ताकि आपको समझ में आए कि आपको किस पे फोकस करना है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द पैसेज, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड क्या आप इन्फर कर सकते हो, मतलब पैसेज देख के हमें समझ में आएगा। मतलब पैसेज कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड है, ये अब हमें समझ में आ चुका है। Which of the following were the objectives of the off cycle meeting by RBI? मतलब ये पैसेज जो है RBI और इकोनॉमी से रिलेटेड है। Which of the following comes under the changes introduced by RBI's new policies? ठीक है, पॉलिसीज़ के बारे में भी हमें पढ़ना है। फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, ये देखना है। ट्रू अकॉर्डिंग टू डेटा। फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है वो कैप्स के। चलिए, तो अब हम इस पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं। रेड पेन यूज करते हैं। द ऑफ साइकिल मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC on May 2 and May 4 and its decision to raise the repo rate to 4.4% sends a clear signal that the Reserve Bank of India is committed to its mandate of keeping the CPI inflation rate at 4% with an upper and lower band of ±2। हम तो जानते ही हैं कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती है वो इन्फ्लेशन रेट का जो उसका टारगेट होता है वो ±2% होता है। 4 ± 2%, ये यूजुअली RBI टारगेट करती है। ठीक है, दो ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बट इसे ये पैसेज के फॉर्मेट में दे दिया है। While stating that the policy remains accommodative, it has also expressed its intent to withdraw the accommodative stance। ठीक है, this policy responds to global downward risks including energy price volatility, supply chain disruptions due to geopolitical risks and macroeconomic uncertainties is welcome। ठीक है, the RBI has recalibrated the monetary policy corridor। ठीक है, as per the recent MPC off cycle meeting, the standing deposit facility stands adjusted to 4.5। देखो ये सब जो है रेट्स, MSF जो है और बैंक रेपो रेट है, ये 4.65% है। रेजिंग ऑफ CRR को बढ़ा दिया टू 4.5% इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाना क्या होता है, CRR आपने बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब ज़्यादा कैश डिपॉजिट करना होगा इन द फॉर्मेट ऑफ रिजर्व्स।
तो मतलब लिक्विडेशन को कम करना, मार्केट में पैसे कम होंगे क्योंकि बैंक क्या करेगी, ज़्यादा कैश को डिपॉजिट अपने रिजर्व्स में रखी रहेगी, तो कम कैश अवेलेबल होगा मार्केट में घूमने के लिए, तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, ठीक है। टिल द इरप्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप, what was expected on the monetary policy front was a gradual move away from an accommodative stance spread over a year ago. But the continuing war has necessitated urgent steps. War रुक नहीं रहा था, तो RBI has thus responded to charge that it is behind the curve on inflation. ठीक है, high inflation and low growth stare at the global economy. हाई इन्फ्लेशन भी था, लो ग्रोथ भी रेट भी था, इसका मतलब स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन बना है, आगे कहीं ना कहीं स्टैगफ्लेशन आएगा। एडिंग टू अनसर्टेनिटी द वेस्ट इज फियरिंग स्टैगफ्लेशन। वही स्टैगफ्लेशन वो कंडीशन होती है जब इकॉनमी आपकी डाउन हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हैज रिवाइज्ड इट्स ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2022 डाउनवर्ड्स बाय 0.8% पॉइंट टू 3.6% इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 3। ठीक है, तो IMF है, उसने रिवाइज किया अपना ग्रोथ फोरकास्ट को, नेगेटिव होगा 0.2 3.6%, 0.8% से 3.6% तक शॉर्ट पीरियड ऑफ 3 मंथ में। द फैक्ट दैट WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट वॉज कंटिन्यूइंग at 2-digit numbers for a year, and the CPI has remained above the upper band of 6% for 3 consecutive months has been a cause of concern. WPI CPI cause of concern रहा है। It is generally agreed that the WPI has a lagged effect, अच्छा खासा इफेक्ट है on the CPI. So the RBI will have to tighten the stance further if it is to bring down the CPI inflation rate. तो RBI को CPI इन्फ्लेशन रेट को नीचे लाने में फोकस करना है with the band in the next few months. Hence, more tightening is on the way. High levels of inflation will have a deleterious effects on the investment and growth in India. ठीक है, इन्फ्लेशन रेट का अच्छा इफेक्ट नहीं होगा। Similarly, the high rate of inflation with very high food and energy components erodes the purchasing power of the common man and will have a serious welfare implications. ठीक है, हमने एक बार पैसेज को रीड कर लिया, अब हम थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन क्या है। What can be inferred about the economy of the world from the passage? The continuing war in Europe has a major concerns with respect to foreign investments. सबसे पहली बात, यूरोप के वॉर के बारे में बात तो हुई है, पर देखते हैं हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ बात हुई है यहाँ पे। टिल द इरप्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रंट was a gradual move away from an accommodative stance spread over a year, but the continuing war has necessitated urgent steps. वॉर के कारण अर्जेंट स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हमने कुछ भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ भी बात हुई है, तो मैं ए को कैंसिल कर रहा हूँ। ए इन पर हम नहीं कर सकते। कंटिन्यूइंग वॉर इन यूरोप तो था, बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इससे कुछ रिलेशन था या नहीं, इसके बारे में हमें कोई बात नहीं है। देखो, इकॉनमी टॉपिक जो है फैक्चुअल है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना GS का नॉलेज यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो आपके पैसेज में दिया हुआ है आपको उसी पे ध्यान देना है। हाई इन्फ्लेशन प्लेग्स द वर्ल्ड ड्यू टू मैनी फैक्टर्स ऑफ अनसर्टेनिटी अफेक्टिंग द इकॉनमी। ठीक है, इस स्टेटमेंट को देखते हैं पहले। सी को पहले देखते हैं। रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर गोइंग ड्यू टू फॉल इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या इसके बारे में बात हुआ है? क्या इसके बारे में बात हुआ है? इसके बारे में भी बात नहीं हुआ है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में कहीं भी बात नहीं हुई है। रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के बारे में कहीं बात हुआ है? नहीं हुआ है। हाई इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ स्टेयर हुआ है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई भी बात करी है, तो हमने सी को भी एलिमिनेट कर दिया। तो ए ऑप्शन आपका होगा नहीं और सी ऑप्शन भी आपका होगा नहीं।
ठीक है, ना ही आपका ए ऑप्शन होगा ना ही आपको सी ऑप्शन होगा, तो बोथ बी एंड सी तो हो गए नहीं, ऑल ऑफ दिस भी होगा नहीं, बचता है बी ऑप्शन। ठीक है, हाई इन्फ्लेशन रेट प्लेग्स द वर्ल्ड ड्यू टू मैनी फैक्टर्स ऑफ अनसर्टेनिटी अफेक्टिंग द इकॉनमी। बिल्कुल, इन्फ्लेशन के कारण अनसर्टेनिटी बढ़ रही है और इकॉनमी अफेक्ट हो रही है। हाई इन्फ्लेशन एडिंग टू दी अनसर्टेनिटी, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं इकॉनमी भी है यहाँ, तो इकॉनमी अफेक्ट हो रही है और अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। चलेगा, ऑप्शन नंबर बी में हम जा सकते हैं। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज या वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑफ साइकिल मीटिंग बाय RBI। ऑफ साइकिल मीटिंग पहले ही लाइन था, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, काउंटरिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी, एड्रेसिंग चार्जेस ऑफ इनएक्शन, बोथ ए एंड बी, या ऑल ऑफ दिस। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों पहले पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में देख पा रहे होंगे कि ये जो न्यूली ड्राफ्टेड पॉलिसीज था, ये क्या करता था, CPI को चेक करता था, जो MPCs थी, ये क्या यहाँ पे देख सकते हैं, मैंडेट ऑफ कीपिंग द CPI इन्फ्लेशन रेट एट दिस द ऑफ साइकिल मीटिंग, ये डिसीजन टू रेज द रेपो रेट। हाँ, मतलब रेट के ऊपर तो कुछ इनका चल रहा है, इन लोगों को CPI इन्फ्लेशन के बारे में कुछ तो बात हो रही है, CPI और इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रही है, इनको इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल करना है। तो कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन तो एक ऑप्शन है जो कि मैं देख पा रहा हूँ। काउंटरिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बारे में बात तो हुई है, ठीक है, अनसर्टेनिटी के बारे में बात तो हुई है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ जाती है इन्फ्लेशन के कारण। तो इन लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे इस पैराग्राफ में हम देख पा रहे थे, कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रहे हैं ताकि अनसर्टेनिटी को कम करें, ठीक है, कम करें। तो अपना काउंटर करना था ग्लोबल अनसर्टेनिटी को, आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था, इन लोग को अनसर्टेनिटी को भी कम करना था, काउंटर करना था, करके ये सब मीटिंग्स आई है। तो बिल्कुल मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज इज वेलकम। यहाँ भी द पॉलिसी रिस्पॉन्स टू ग्लोबल डाउनटर्न रिस्क, दिस पॉलिसी रिस्पॉन्स देखो यहाँ पे इंक्लूडिंग एनर्जी प्राइस वोलेटिलिटी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ड्यू टू ग्लोबल पॉलिटिकल रिस्क, मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज इज वेलकम। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव, डेफिनेटली वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आप कह सकते हो कि इन्हें काउंटर करना था ग्लोबल अनसर्टेनिटी को। ए और बी दोनों सही लग रहे हैं मुझे, ठीक है, ए और बी मुझे दोनों सही लग रहे हैं। अब हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन था या नहीं। थर्ड ऑप्शन का देखते हैं हम लोग। इसका मतलब समझो, एड्रेसिंग चार्जेस ऑफ इनएक्शन, मतलब इनएक्शन के कारण को कुछ ब्लेम किया गया होगा कि इन लोग एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसको वो दिखा रहे कि नहीं अब हम एक्ट कर रहे हैं। जो भी आप लोग हम पे ब्लेम लगा रहे हो कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, बट हम सीरियसली इस चीज़ को ले रहे हैं और अब हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ हुआ है। द RBI हैज़ थस रिस्पॉन्डेड टू द चार्ज दैट इट इज़ बिहाइंड द कर्व ऑन इन्फ्लेशन। देखो, रिस्पॉन्डेड टू द चार्ज, कंटिन्यूइंग वॉर हैज़ नेसेसिटेड अर्जेंट स्टेप्स भी लिया, फिर रिस्पॉन्डेड टू द चार्ज दैट इट इज़ बिहाइंड द कर्व। तो डेफिनेटली वो एड्रेस कर रहा है चार्जेस ऑफ इनएक्शन को एड्रेस भी कर रहा है। तो तीनों ऑप्शन मेरे सही लग रहे हैं, तो मैं ऑल ऑफ दिस के साथ चले जाऊँगा। चलेगा दोस्तों, चलेगा। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। Which of the following comes under the changes introduced by RBI's new policies? RBI's new policy make only marginal changes even in view of the war, as the policies are already sufficient to counter that risks. तो देखते हैं इसको। Which of the following introduced by new policies, ठीक है, क्या जो न्यू पॉलिसी थी वो मार्जिनल चेंजेस कर रही थी इवन इन द व्यू ऑफ वॉर? तो मार्जिनल चेंजेस मतलब कम चेंजेस लाई थी, इवन इन द व्यू ऑफ वॉर, एज द पॉलिसीज आर ऑलरेडी सफिशिएंट टू काउंटर दैट द रिस्क। तो कम चेंजेस के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते।
द RBI हैज chosen a defensive stance against geopolitical factors to counter inflation by adopting this policies। क्या ऐसा कुछ था? तो देखते हैं। तो जो इंटेंशन दिख रहे थे दोस्तों, ये सब पॉलिसीज़ के इंटेंशन जो दिख रहे थे न्यू पॉलिसीज़ के, तो यहाँ देख सकते हो, पहले इसमें भी देख सकते हो, वाइल स्टेटिंग द पॉलिसी रिमेन्स अकोमोडेटिव इट हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस इट्स इंस्टेंट टू विड्रॉ द अकोमोडेटिव स्टेंस द पॉलिसी रिस्पॉन्स टू ग्लोबल डाउनवर्ड रिस्क इंक्लूडिंग दिस एंड दिस। सबसे पहला जब लाइन चालू हुआ है, एंड इट्स डिसीजन टू रेज द रेपो रेट बाय टू स्टैंड्स अ क्लियर सिग्नल दैट रिजर्व RBI इज कमिटेड टू इट्स मैंडेट ऑफ कीपिंग द CPI इन्फ्लेशन रेट एट दिस। मतलब इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को ऑलमोस्ट कायम रखा है, मैंडेट ऑफ कीपिंग द CPI इन्फ्लेशन रेट एट दिस ±2%। तो इन लोग उतनी ज़्यादा चीज़ों को चेंज तो नहीं कर रहे हैं, इस ऑप्शंस को हम कह सकते हैं। यहाँ देख लो, इट्स न्यू पॉलिसीज हैज शोन इट्स इंटेंट्स टू कीप इट्स इकोनॉमिक स्टेंस रिजिड तो कभी नहीं, तो समटाइम डिस्पाइट देयर प्रीवियस कमिटमेंट्स ऑफ चेंज, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, प्रीवियस कमिटमेंट ऑफ चेंज के बारे में कोई बात ही नहीं हुई। RBI इज फॉलोइंग फुट स्टेप्स ऑफ अदर इकोनॉमिक अथॉरिटीज़, किसी के फुट स्टेप तो फॉलो नहीं कर रही, ये तो रिडंडेंट है। RBI is making changes as it goes along its accordance with factors of ever-present uncertainty, which has been helpful in keeping inflation in control। नहीं, ये भी नहीं है। RBI कोई मेकिंग चेंज कर रही है क्या? अनसर्टेनिटी से रिलेटेड कोई चेंजेस कर रही है? नहीं। तो RBI जो है वो एक डिफेंसिव स्टैंड से ली है अगेंस्ट सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को देखते हुए और इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए बाय अडॉप्टिंग दिस पॉलिसीज। तो दिस इज वन ऑफ द बेटर ऑप्शंस विच आई कैन सेलेक्ट अमंगस्ट ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन 4 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ करेक्ट मोस्ट इनवैलिडेट्स द आर्ग्यूमेंट्स इन द थर्ड। इसका मतलब समझो, सबसे पहले क्वेश्चन का भी मतलब समझ जाओ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन का मतलब समझो सबसे पहले, अगर इनमें से कुछ सही, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, अगर सही हो जाएगा तो जो थर्ड पैराग्राफ में लिखा है वो चीज़ गलत हो जाए, थर्ड पैराग्राफ का आर्ग्यूमेंट जो है वो गलत हो जाए, ये क्वेश्चन का मतलब है। थर्ड पैराग्राफ ढूंढो, इसको सबसे पहले मिटा दो भाई, गंदा हो गया पूरा, गंदा हो चुका है। चलो थर्ड पैरा देखो, अब यहाँ पे सेकेंड ढंग से ये आया नहीं है एक्चुअल में, इसमें रुको यहाँ पे ये इट इज जनरली एग्रीड दैट द WPI हैज़ अ लैग्ड इफेक्ट ऑन द CPI। WPI और CPI इफेक्ट करते हैं एक दूसरे को। चलो ये थर्ड पैराग्राफ है आपका, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। WPI inflation rate is projected to come down to single digits in the coming month। तो ये देख लो, the fact that WPI index inflation rate was continuing to 2-digit number for a year and CPI has remained above upper band for 3 consecutive months has been a cause of concern। It is generally agreed that WPI has lagged effect। ठीक है, तो अभी तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते आप, ए ऑप्शन के बारे में तो कुछ है नहीं, ये उतना आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट भी नहीं कर रहा, ना ही कुछ कर रहा है। चेंजेस इन ट्रेंड्स ऑफ WPI रेट डू नॉट डिपेंड ऑन द चेंजेस इन ट्रेंड्स ऑफ CPI। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कह चुकी है, WPI और CPI दोनों काफ़ी इंटरलिंक्ड है, दोनों के इफेक्ट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, दोनों के इफेक्ट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो WPI एंड CPI हैव, कहाँ गया, चेंजेस इन ट्रेंड्स ऑफ WPI रेट डू नॉट डिपेंड ऑन चेंजेस इन ट्रेंड्स ऑफ CPI रेट, ये तो गलत हो गया।
ये तो गलत हो जाएगा। दोनों में डिपेंडेंसी अच्छी है, दोनों में डिपेंडेंसी अच्छी है, पर ये तो कह रहा था कि ये तो एकदम उसका उल्टा हो गया, और हमें यही तो स्टेटमेंट लगाना था कि अगर ये दोनों ये करेक्ट हो जाए तो जो आर्ग्यूमेंट हमारा थर्ड पैराग्राफ को सपोर्ट करता है उसका जस्ट उल्टा हो गया। उसमें थर्ड पैराग्राफ में हमें बताया कि WPI और CPI रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, दोनों के इफेक्ट्स है, बट इसमें बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे में रिलेटेड है ही नहीं, तो पूरा वो थर्ड पैराग्राफ ही गलत हो जाएगा। तो यही तो हमें चाहिए था, ये गलत है। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखते हैं। Which of the following is true according to data in the passage? WPI and CPI have been staggered for some time now. Staggered मतलब होता है आपका astonished, very shocking। तो ऐसा तो कुछ अभी तक है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे बड़ा चीज़ है which of the following is true according to data in the passage? Adopt an accommodative stance when it is feasible। तो यहाँ आप शुरुआत में देखे होंगे, it is expressed that its intent to withdraw the accommodative stance, stating the policy remains accommodative। पॉलिसी रिमेन्स accommodative। तो RBI के जो इंटेंशन थे वो हमेशा से accommodative स्टेंस के रूप में आए हैं। तो जब जब फीजिबल रहेगा RBI ने इंटेंड किया है accommodative स्टेंस को लेना। डायरेक्ट पैसेज से क्वेश्चन है, डायरेक्ट पैसेज से क्वेश्चन है। ठीक है, फिफ्थ हो गया, इजी जा क्यों नहीं रहा है? Which of the following options choose the word most similar to in the meaning of the highlighted word gradual? ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? ग्रो, प्रोग्रेस, स्लोली, होता है ग्रेजुअल। डेस्टिन मतलब क्या होता है? रोक देना, रिजर्व, मॉडरेशन, रिजर्व, मॉडरेशन, रेस्ट्रेन ग्रोथ, इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं पाई। ठीक है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या होता है? रिमेन सेम इन ऑल केसेस, रिमेन सेम थ्रू आउट। ग्रेजुअल मतलब थोड़ा सा ग्रो कर रहा है, ग्रो और प्रोग्रेस स्लोली। कैलकुलेटेड तो होगा नहीं। डन विथ फुल अवेयरनेस ऑफ दी, लाइक अपन बोलते हैं ना कैलकुलेटेड रिस्क लिया, उसे पता था, पूरा अवेयर था वो सिचुएशन के बारे में। मेजर्ड भी वैसी ही होता है, हैविंग अ स्लो रेगुलर रिदम, बट है ना, मेजर्ड क्या होता है? स्लो और रेगुलर रिदम। इंटरमीडिएट बीच वाला, तो सबसे अच्छा ऑप्शन मेजर्ड ही है दोस्तों। कैलकुलेटेड अवेयर होके, चीज़ों का अवेयर होके, बट मेजर्ड मतलब आप धीरे धीरे स्लोली रेगुलर रिदम में बढ़ते जा रहे हैं। और आपको इसका सिनोनिम क्या आता है ग्रेजुअल का? मेजर्ड ही होगा, ग्रो, प्रोग्रेस, स्लोली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अपोजिट डिलीटेरियस? इसका मतलब भी बहुत गंदा है, मतलब ये ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, तो हमें एक पॉजिटिव वर्ड की ज़रूरत है, हमें एक पॉजिटिव वर्ड की ज़रूरत है। पॉजिटिव वर्ड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सिन विन तो देख के गंदा लगता है, एब्जेक्ट भी देख के गंदा लग रहा है, मॉडिफाइंग बेकार लग रहा है, टॉर्पिड भी बेकार, इनिमिकल, इनिमिकल। ठीक है, नेगेटिव वर्ड का पॉजिटिव, अब इसका मतलब भी देखते हैं, ऐसा नहीं है बट आप ऐसा सोच सकते हैं। तो आपका ये भी एक नेगेटिव वर्ड ही है आई गेस। थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव होना चाहिए आई गेस, क्योंकि डिलीटेरियस जो मतलब होता है, चलो हम कोई बात नहीं, हम इस सबका मतलब देख लेते हैं। डिलीटेरियस मतलब होता है कॉजिंग हार्म, कॉजिंग हार्म। इनिमिकल मतलब होता है टेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट या हार्म। ठीक है, टॉर्पिड मतलब होता है लिथार्जिक,
इनएक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है। मॉडिफाइंग मतलब एम्बेरसमेंट या शेम, कॉजिंग एम्बेरसमेंट, शेम। सिनिस्ट्रल मतलब होता है, सिनिस्ट्रल मतलब होता है ऑन द लेफ्ट साइड और लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड या लेफ्ट हैंड वाला। और एब्जेक्ट मतलब होता है आपका एक्सपीरियंस्ड है या प्रेजेंट टू दी मैक्सिमम डिग्री, ठीक है। एक ये होता है। और एब्जेक्ट मतलब एक और होता है, वो है कुछ बैड से रिलेटेड, मिजरेबल, मिजरेबल आप कह सकते हो, ये भी होता है, ठीक है। तो सारे नेगेटिव वर्ड्स ही हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं दोस्तों, इसके बाद इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 6 sentences आर गिवन, फर्दर दिस सेंटेंस मे और मे नॉट बी फॉर्म अ कॉन्टेक्चुअली मीनिंग सीक्वेंस, ठीक है। चलो यहाँ से क्वेश्चन चालू होगा। कुछ नहीं है इसमें, 6 सेंटेंस दिया हुआ है, 6 सेंटेंस दिया हुआ है। सेंटेंस बी हैज़ बीन ऑलरेडी हाईलाइटेड, तो बी जो है आपका कोई नहीं, इसमें हाईलाइट नहीं हुआ है, बी को हम अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, बी अंडरलाइन हो गया। वुड बी सेकेंड सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट, तो ठीक है। अब बोल रहा है रीअरेंज करो भाई, आप लोग अपने हिसाब से 5 ठोक सेंटेंस दे दिया है। चलो सेंटेंस पढ़ते हैं। 13 plums of the gases were observed at the Respedskia mine, the largest cone mine in Russia, in late January during a single pass of a satellite operated by GHG SAT, a commercial emission monitoring firm, ठीक है। ये ऐसा कुछ पहला सेंटेंस। ये सेकंड सेंटेंस तो ये होगा, द फाइंडिंग इज अनदर इंडिकेशन ऑफ द स्कोप ऑफ प्रॉब्लम ऑफ कर्बिंग emissions of methane, a potent planet वार्मिंग गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड सेंटेंस देंगे तो पहला सेंटेंस आपको निकालना है इसमें। तो बाय कॉन्ट्रास्ट से चालू होगा, नहीं पहला सेंटेंस, बाय कॉन्ट्रास्ट द हाईएस्ट रेट मेजर्ड, नहीं, पहला सेंटेंस सी तो नहीं होगा। द टोटल फ्लो रेट फ्रॉम ऑल द प्लूम्स वॉज एस्टिमेटेड, नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हमें इसके पहले का सेंटेंस चाहिए, फर्स्ट वाला सेंटेंस, क्योंकि सेकंड सेंटेंस हमारे पास ऑलरेडी है। एक बार बताओ, 13 प्लूम्स हुआ है, 13 प्लूम्स हुआ है, ठीक है। 13 प्लूम्स के बाद द फ्लो रेट ऑफ ऑल द फ्लूम्स, द फ्लो रेट ऑफ ऑल द फ्लूम्स, मतलब इनमें एक लिंक दिख रहा है आपको। 13 प्लूम्स के बाद बोल रहा है द फ्लो रेट ऑफ फ्रॉम ऑल द प्लूम्स, मतलब ए और डी लिंक्ड है। इतना समझ में आ गया कि ए और डी तो लिंक्ड है, ये एक पेयर है, और ए के बाद डी आता है। तो अभी ये भी फर्स्ट सेंटेंस हम कह रहे नहीं होंगे। अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैज़ बिन डिटेक्टेड वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजेस ऑफ मीथेन, देखो मीथेन की बात यहाँ हो गई है। फिर बी में भी द फाइंडिंग इज अनदर इंडिकेशन ऑफ द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम कर्बिंग एमिशंस ऑफ अ मीथेन, मतलब ई हमारा पहला सेंटेंस हो सकता है, बिल्कुल, मीथेन फ्रॉम सिंगल यूनिट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, बी तो हमारा सेकंड सेंटेंस है, बी सेकंड सेंटेंस है, ई को हम पहला सेंटेंस बना सकते हैं। ए डी, द टोटल फ्लो ऑफ, ठीक है। और एफ का क्या करना है, इसमें कुछ तो दिया होगा। फर्दर दिस सेंटेंस मे और मे नॉट फॉर्म अ कॉन्टेक्चुअली मीनिंगफुल सीक्वेंस एंड वन ऑफ दिस सेंटेंस इज रिडंडेंट। तो एफ देखो, मिस्टर राइट, मिस्टर वाइट बोला, ये रिडंडेंट है, मिस्टर वाइट के बारे में कोई बात ही नहीं हुआ। तो हमारा अभी सीक्वेंस बन गया है, ई बी पेयर है, ए डी पेयर है, एफ और बचा अपना सी, बाय कॉन्ट्रास्ट द हाईएस्ट रेट मेजर्ड, डी सेंटेंस खत्म कहाँ हो रहा है। टोटल फ्लो रेट ऑफ ऑल द प्लूम्स वाज एस्टिमेटेड एट द 87 मेट्रिक टन एन आवर, ठीक है। बाय कॉन्ट्रास्ट तो उसके बाद ही आएगा, बाय कॉन्ट्रास्ट तो उसके बाद ही आएगा। ये हमारा सीक्वेंस बन गया। द फॉलोइंग इज द फोर्थ सेंटेंस ऑफ द अरेंजमेंट, सीक्वेंस क्या बना, ई बी ए डी सी।
फोर्थ सेंटेंस आफ्टर द अरेंजमेंट, तो मैं क्या इसमें डी ऑप्शन लगा दूं? बिल्कुल डी, मतलब बी, करेक्ट अरेंजमेंट बता दो, ई बी ए डी सी। आपने ए डी का पेयर निकाल लिया तो आपने काफ़ी काम कर दिया। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। आप डायरेक्ट यहाँ भी जा सकते थे। ए डी के दो ही प्लेयर है, दो ही पेयर है, और ई बी का एक पेयर बनता है, ई और बी का पेयर बनता है, तो यही दिख रहा है, तो सी आपका ऑप्शन आ गया। इसी से आप इसके इस आंसर के पास आ सकते हो। ठीक है, कोई दुख दर्द तकलीफ? आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ओनली वन इज ग्रामेटिकली करेक्ट, चूज द स्टेटमेंट एज द आंसर। इफ ऑल द सेंटेंस आर इनकरेक्ट देन चूज ऑप्शन ई एज योर आंसर। अब ग्रामर का क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामर का क्वेश्चन है। देखो इसमें प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक इसमें बहुत काम आएगी, इसलिए आप मेरी वो सीरीज़ को देखिए दोस्तों। आप नहीं देख रहे हो ना वो सब सीरीज़ को, देखिए जाके उसे। आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन ओनली वन इज ग्रामेटिकली करेक्ट, चूज द स्टेटमेंट एज द आंसर। ठीक है, इफ ऑल आर इनकरेक्ट देन चूज ई। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द ऑक्शन ऑफ एयरवेव्स कैपेबल एट ऑफरिंग फिफ्थ जनरेशन टेलीकॉम सर्विसेज। मतलब सही है कि नहीं है बताओ ये? कैपेबल एट, ये प्रिपोजिशन का यूसेज जो है वो गलत है। कैपेबल ऑफ, ठीक है, पहला सेंटेंस गलत हो गया। इंडियन हेल्थ पॉलिसी मेकर्स नीड्स टू बी वेरी स्ट्रैटेजिक एंड प्रैक्टिकल इन द यूज ऑफ अ थर्ड कोविड वैक्सीन शॉट। भाई इंडियन हेल्थ पॉलिसी मेकर्स, प्लूरल सब्जेक्ट, नीड्स, ये तो सिंगुलर के लिए आता है, नीड्स, नीड। ठीक है, द फ्रीक्वेंट लीक ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स हैज़ बीन, द फ्रीक्वेंट लीक ऑफ एग्जामिनेशन पेपर, फ्रीक्वेंट लीक से लेके रिलेटेड है, हैज़ सही है। अ मेजर प्रॉब्लम विथ रिगार्ड टू रिक्रूटमेंट ऑफ गवर्नमेंट जॉब, विथ रिगार्ड टू रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ गवर्नमेंट जॉब होगा कि रिक्रूटमेंट टू गवर्नमेंट जॉब? आप रिक्रूट कहाँ हो रहे हो? टू गवर्नमेंट जॉब्स में हो रहे हो, तो यहाँ पे फिर से प्रीपोजिशन का एरर आ गया, सी ऑप्शन गलत। द गवर्नमेंट विल ensure that the visitors to the new market as well as their traders get a unique and quality experience। ठीक है, अब सोचो इसके बारे में। अब सोचो अच्छे से। द गवर्नमेंट विल ensure that the visitors to the new market as well as their, गवर्नमेंट सिंगुलर होती है, एक यूनिट की तरह है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑल दी फैसिलिटीज़ होता है कि गवर्नमेंट आर प्रोवाइडिंग होता है? गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑल दी फैसिलिटीज़, तो गवर्नमेंट यहाँ पे आएगा इट्स, प्रोनाउन कौन सा होगा? इट्स, तो सब गलत है, नन ऑफ दिस मैम चलेगा। डिस्पाइट इंडियाज ओपन विलिंगनेस टू टेक पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ श्रीलंका आफ्टर द सिविल वॉर, द स्केल ऑफ इट्स इन्वॉल्वमेंट हैज़ बीन मॉडेस्ट। अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। बी ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। द रिसेंट geopolitical events transferring around the world in practically all regions has made the global security climate more stable। देखो भाई, geopolitical events events are have the commanders, देखो, the commanders have proved inept in devising plans and taken appropriate decisions in battlefield conditions against a determined enemy। तो आप ये बताओ टेंस जो है वो सेम होना चाहिए, टेंस जो है वो सेम होना चाहिए, और वो कनेक्ट किससे हो रहा है? एंड से, कंजंक्शन से कनेक्ट हो रहा है। तो कमांडर्स हैव प्रूव्ड इनेप्ट इन डिवाइसिंग प्लान्स, हैव प्रूव्ड भी है, एंड टेकन आएगा क्या?
नहीं आएगा, टेंस सेम होना चाहिए ऑलमोस्ट। टेकिंग, टेकिंग, ठीक है। यार टेंस का मेरा आप प्लेलिस्ट देखिए दोस्तों, आप देख नहीं रहे हो अच्छे से उसको। द सेंट्रल बैंक इज रैम्पिंग अप, द सेंट्रल बैंक is ramping up its drive to tighten credit and slow growth while inflation having reached a 4-decade high of 8.6%. Central bank is ramping up its drive to tighten credit and slow growth. देखो कुछ अजीब नहीं लग रहा? While inflation having with ग्रोथ स्लो हो रही है, विथ इन्फ्लेशन बढ़ गया। पहला देख लो, डिस्पाइट इंडियाज ओपन विलिंगनेस टू टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ श्रीलंका आफ्टर द सिविल वॉर, द स्केल ऑफ इट्स इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल सही है, इट्स भी आया है, प्रोनाउन सही है। इन्वॉल्वमेंट हैज़ बिन मॉडेस्ट, हैज़ इट्स सब सिंगुलर है, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है। तो ऑप्शन ए में मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा, तो मैं 12th के ए ऑप्शन में चले जाऊंगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अपोजिशन इज यूजुअली नीडेड टू हेल्प कीपिंग होना चाहिए, टू हेल्प कीपिंग होना चाहिए, कीप होना चाहिए, हेल्प कीप द रूलिंग डिस्पेंसेशंस ऑन चेक। देखो इसमें इन चेक जो है, इन चेक हेल्प कीप सही है, यहाँ पे रूलिंग आ रहा है, कीप द रूलिंग डिस्पेंसेशंस ऑन चेक कुछ नहीं होता, इन चेक होता है। इन चेक का जो मतलब होता है वो होता है टू स्लो या स्टॉप, देख लो, इन चेक टू स्लो या स्टॉप, ठीक है। फिर सी ऑप्शन देख लो आप, सी ऑप्शन देख लो, आफ्टर the 1918 to 20 flu pandemic, the influenza virus continued to be on circulation and present even today. ऑन सर्कुलेशन होता है क्या? कभी नहीं होता, इन सर्कुलेशन होता है। प्रीपोजिशंस के एरर बहुत आ रहे हैं दोस्तों, मैं बहुत जल्दी प्रीपोजिशंस की सीरीज भी ले आऊँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब बी देख लो, ब्लॉक प्रिंटिंग फर्स्ट कम्स, बड़ा अजीब सा चालू ही पहले हो गया। ब्लॉक प्रिंटिंग फर्स्ट कम्स होता है क्या? पुराने साल की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर तो केम आएगा। बैंक्सिया कैनी कॉमनली नोन एज द माउंटेन बैंक्सिया इज अ स्पीशीज ऑफ श्रब दैट इज एंडेमिक टू साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है, नो एरर, 13 का ये। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग ने पूरा तो नहीं, हमने पार्ट 1 कर लिया है आरबीआई इंग्लिश 2022 का पेपर। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल पे, सीरीज़ को अच्छे से करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो रात के 1:45 हो रहे हैं, मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ अभी, आज हमारी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, तो अब मैं वापस जोश में हूँ वीडियोज़ बनाने के। लेकिन रात के 1 बजे 1:45 हो रहा है, 2 बजने वाले, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग का पढ़ाई ना रुके, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको सेक्शंस अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और लेटेस्ट अपडेट्स पाइए इस चैनल में। और सारे चीज़ को ख़त्म कीजिए बैठ के दोस्तों, आप देख नहीं रहे हो अच्छे से, मैं जानता हूँ आप सही में नहीं देख रहे हो, प्लीज़ देखिए जाके और कमेंट करते रहिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।